देखिए आपका ये सीपीसी शुरू की जा रही है आज आपका। चूँकि भाई मैंने छुट्टी के बाद आपका क्लास चला था, एक दिन तो बारिश ही हो गई, बारिश ने ले लिया पहला ही दिन। और आपका एक दो दिन क्लास चल पाई है। आज से थोड़ा व्यवस्थित किया जा रहा है शेड्यूल को, और धीरे धीरे आपका व्यवस्थित हो जाएगा। तो सीपीसी में आपका पहले शुरुआती दौर से थोड़ा एक दो दिन बताते हैं, उसके बाद से आपका मैंने जो सेक्शन से चलेगा 79 से चलेगा। लेकिन भूमिका उमका और तमाम बातें एक दो दिन बतानी पड़ती हैं। और जिनका मैंने जो लोग शुरुआती दौर का नहीं पढ़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 79 से भी पढ़ सकते हैं। कोई मैंने समस्या उतना नहीं है, क्योंकि आपका एपीओ चूँकि स्पेशल बैच चलने लगा था, तो सीपीसी कुछ दिनों के लिए बीच में ब्रेक की गई थी। लेकिन एक दो दिन आपका जो सामान्य बातें हैं, अगर वह आप जानते हैं, तो सेक्शन 79 से पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक दो दिन आपका जो शुरुआती दौर की बातें हैं वे बतानी ज़रूरी है। यानी कि एक तरफ से जो नए लोग हैं आपका लिखते भी चलेंगे, और शुरुआती दौर की बातों से भी दो तीन क्वेश्चन आपका प्री में बन ही जाता है, मेंस में तो कम चांस रहता है। तो आइए इसका शुरुआत किया जाए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, मैंने जो इस कानून का नाम है, पहले नाम पर गौर करिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये कानून हमें पढ़ना है। यानी कि हिंदी में जो इसका नाम है, हिंदी में भी नाम जानते रहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, या तीसरी भाषा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908। तो कहीं अगर व्यवहार भी दिया रहे तो घबराना नहीं है। या चौथी भाषा में नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, क्योंकि सिविल का मतलब सिटीजन, और सिटीजन का मतलब नागरिक। तो हिंदी में चार नाम याद रखिएगा: दीवानी प्रक्रिया संहिता दे, सिविल प्रक्रिया संहिता दे, व्यवहार या व्यवहार प्रक्रिया संहिता दे, कहीं कहीं व्यवहार प्रक्रिया संहिता लिखा रहता है, या नागरिक प्रक्रिया संहिता दे। इसका मतलब ये हुआ कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ही हम बता रहे हैं। शॉर्टकट में जो पहला अक्षर है, उसी आधार पर शॉर्टकट में सीपीसी कहा जाता है। सीपीसी, सिविल प्रो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आइए पहले तो ये जानिए कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ। तो पहले शब्दों पर गौर करिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता। संहिता मतलब कानून, प्रक्रिया का मतलब कि आपका प्रोसीजर प्रक्रिया, और सिविल यानी कि नागरिक या दीवानी। यानी कि अगर हम शाब्दिक अर्थ इस कानून का निकालें, तो शाब्दिक अर्थ होता है वह कानून जो सिविल मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया बताएगा। यानी कि इसका मतलब इस कानून में कोई सिविल मैटर कैसे निस्तारित किया जाएगा, वहीं प्रोसीजर या प्रक्रिया या उसके नियम बताए जाएंगे। तो तुरंत अटैक करना है कि सीपीसी कैसी विधि है, प्रोसीजरल या एडजेक्टिव अर्थात प्रक्रियात्मक हैं, कि सब्टेंसिव या सारवान विधि हैं, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हमने शब्द ही बताया कि सीपीसी का मतलब हुआ वह कानून जो दीवानी मामलों के निस्तारण
या सॉल्व की प्रक्रिया बताता है, उसी को सीपीसी कहा जाता है। अतः सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, अर्थात यह सिविल मामलों को कैसे निपटाया जाएगा इसके लिए प्रक्रिया बताया जाएगा। जैसे कि आप इशारे पढ़ रहे हैं, इशारे में संविदा के विशिष्ट पालन का प्रावधान किया गया है। तो संविदा के विशिष्ट पालन के लिए न्यायालय में आप सूट फाइल करेंगे, तो वाद कौन दायर करेगा, क्या क्या उसमें लिखेंगे, इत्यादि बातें ये इशारे से कवर नहीं होगी। क्योंकि ये प्रक्रियात्मक बातें हैं, तो कहाँ से कवर होगी, सीपीसी से। यानी कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि सीपीसी कैसी विधि है, एक प्रोसीजरल मारिएगा, प्रक्रियात्मक। यानी कि दूसरी भाषा में आप जैसे इसको कोरिलेट करिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता से, यानी कि सीआरपीसी से। सेम सीआरपीसी में भी शब्द हैं, सेम सीपीसी में, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता लिखा है और यहाँ सिविल। तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि अगर मामला दीवानी है तो उसके लिए प्रक्रिया जो पालन की जाएगी वह सीपीसी की होगी। और अगर मामला क्रिमिनल है, आपराधिक है, तो आपराधिक मामलों का निस्तारण कैसे किया जाए इसके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वह सीआरपीसी वाला यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वाला। ये सारे चूंकि चल रहा है तो आपका जोड़ते भी रहना है। ये सारे की धारा 4 मेंस में भी आपका टिप्पणी में पूछा गया है। ये सारे की धारा 4 कल आ ही जाएगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 4 ये स्पष्ट बता देगी कि जो ये विनिर्दिष्ट अनुतोष कानून है ये एक सिविल कानून है और दीवानी अधिकारों के लागू कराने के लिए बना है, आपराधिक नहीं। यानी कि इसका मतलब ये सारे के तहत जो प्रावधान हम बताएंगे उसके लिए प्रक्रिया का काम कौन करेगी, सीपीसी करेगी। आपराधिक मामलों में सारे लागू नहीं होता। तो ये सारे कैसी विधि हैं, सिविल की क्रिमिनल की दोनों की, इनमें से कोई नहीं। सिविल कौन सी धारा स्पष्ट बता देती है कि इसके तहत सिविल मामले आएंगे, क्रिमिनल नहीं। तो सेक्शन 4 ए सारे का यानी कि धारा 4 कल बताई जाएगी थोड़ा डिटेल में। अगला ये दूसरा जो आप व्यू देखेंगे वह आपका ये देखना है कि कई कानूनों में कोड लिखा रहता है यानी कि संहिता, और कई कानूनों में अधिनियम या एक्ट लिखा रहता है। तो ये इंटरव्यू का शुद्ध रूप से क्वेश्चन है, प्री में तो पूछा नहीं जाता कि कोड और एक्ट में अंतर क्या है। तो किन कानूनों में कोड लिखा जाता है यानी कि हिंदी में संहिता, और किन कानूनों में एक्ट लिखा जाता है यानी कि अधिनियम, जैसे सीपीसी हुआ, आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, इसमें संहिता शब्द का प्रयोग है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एसआरए हुआ, टीपीए हुआ इत्यादि में अधिनियम शब्द या एक्ट का प्रयोग है। तो एक लाइन बस बताइएगा, एक लाइन में ये बताना है कि कोड एग्जॉस्टिव होता है जबकि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। यानी कि फिर एक बार इंग्लिश में देखिए तब हिंदी में बताया जाए। कोड एग्जॉस्टिव होता है जबकि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि जिस कानून के आगे संहिता लिखा है सामान्यतः वह कानून
अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, पूर्ण होता है। इसका मतलब उस विषय से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं या उस विषय से संबंधित जितनी बातें हैं उस कानून में रखी गई हैं। यानी कि सिविल मामलों की प्रक्रिया से संबंधित जितने नियम हैं सीपीसी में समाहित कर दिए गए हैं। आपराधिक मामलों के निस्तारण से संबंधित जितने नियम हैं सभी नियम सीआरपीसी में समाहित कर दिए गए हैं। और जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था तो उसने भी प्रयास किया कि जितने संभव अपराध हैं एक ही कानून में क्या किया जाए, रख दिया जाए। मैंने उस विषय से संबंधित सभी नियम एक जगह क्या कर दिए जाते हैं, एकत्रित। तब उसे कोड लिखा जाता है। और बिखरे हुए नियम है तो अधिनियम। जैसे कि भारतीय संविदा नियम है, क्या संविदा से संबंधित सभी बातें उसमें हैं? नहीं। संविदा से संबंधित बातें टीपीए में मिलती हैं, माल विक्रय अधिनियम में कुछ मिल जाएगी, कुछ भागीदारी में मिल जाएगी, और बताया चल ही रहा है पहला क्लास आपका, कुछ एसारे में मिल जाएगी। तो एसारे किसका भाग है? संविदा नियम का। किसकी पूर्ति के लिए बनाया गया है? संविदा नियम का। ये याद रखिए। तो कोड और एक्ट में अगर पूछा जाए तो एक लाइन बताइएगा, कोड एग्जॉस्टिव होता है और आपका एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। इसके बाद कोई आगे पूछे तब व्याख्या करिए, नहीं कि अपने मन से व्याख्या शुरू कर दीजिए। अपने मन से व्याख्या नहीं करना है, बस आपका दो लाइन बता के क्या हो जाना है, मौनी बाबा जैसे चुप हो जाना है। यानी कि संहिता अपने आप में पूर्ण होती है जबकि अधिनियम पूर्ण नहीं होता। उसके सहायक कानून अन्य होते हैं। जैसे उदाहरण में हमने क्या बताया, एक्ट में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बिहार में क्वेश्चन बना है कि संविदा के तत्व अन्य किन किन कानूनों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बिहार जे में बन चुका है, सतर्क रहना है। अगला ये दूसरा व्यू देखा जाए। दूसरा व्यू अगर कोई पूछे कि आपका सीपीसी क्या है, तो एक तो शाब्दिक अर्थ बता देंगे बहुत शॉर्टकट में कि वह कानून जो सिविल मामलों के निस्तारण या कि क्या बताता है, प्रक्रिया। लेकिन ये जो आपका अर्थ हमने बताया वास्तव में ये शाब्दिक अर्थ है। लीगल भाषा में आप क्या बताएंगे, तो लीगल भाषा में आपको बताना है वह कानून जो सिविल मामलों में वाद दायर करने से लेकर डिक्री या आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है उसे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। यानी कि मुकदमा दायर करने से लेकर जब डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया और उस डिक्री या आदेश को कैसे इन्फोर्स या कैसे लागू या कैसे प्रवर्तित कराया जाएगा, यह प्रक्रिया जिस कानून में है वही कानून क्या कहा जाएगा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये लीगल तौर पर यह परिभाषा आपका सटीक है। यानी कि कानूनी भाषा में अगर कोई पूछे कि सीपीसी क्या है, तो कानूनी भाषा में फिर हम एक बार बता रहे हैं कि वह कानून जो वाद दायर जो सिविल मामलों में वाद दायर करने से लेकर और डिक्री या आदेश के प्रवर्तन तक की प्रक्रिया का क्या करता है, उल्लेख, उसी कानून को हम क्या कहते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब अगला ये, चूंकि सिविल प्रो जो ये सीपीसी है इसका जो हम पढ़ रहे हैं 1908, यानी कि अब सन पर थोड़ा गौर करिए। सीपीसी या द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
आगे एक सन लिखा है 1908, 1908। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि 1908 में तो अंग्रेजों का शासनकाल था, यानी कि ये कानून भारत की संसद ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। क्योंकि आपका उस समय किसका भारत में राज था? अंग्रेजों का। यानी कि यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को आपका वर्तमान में इनफोर्स रहने का या प्रवृत्त रहने का, लागू रहने का, बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? संवैधानिक आधार क्या है? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 372। अब कंसेप्ट भाई नए लोग भी बना लें। जितने कानून 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून भारत में लागू थे, उन कानूनों को वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बस एक अनुच्छेद है, 372। एक बात याद रखें, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे वह सीपीसी हो, चाहे एविडेंस हो, और चाहे पुलिस एक्ट आप लोग पढ़े थे 1861 इत्यादि, जितने कानून अंग्रेज बनाकर चले गए उसको वर्तमान में भारत में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आपका कौन सा आर्टिकल है? 372। अब 372 में कहा क्या गया अनुच्छेद? इसको पहले गौर करिए। इस संविधान के लागू होने के पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1949 के पूर्व, जो भी कानून भारत में लागू थे, जब तक कि आपका उसे संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जब तक कि उसे निरस्त न कर दिया गया हो, निरस्त मतलब निरसित न कर दिया गया हो, निरसित यानी कि समाप्त न कर दिया गया हो, तब तक वह कानून भारत में इनफोर्स रहेंगे, बने रहेंगे। फिर एक बार देखिए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितने कानून अंग्रेज बनाकर चले गए, उन सभी कानूनों को एडाप्ट कर लिया गया है। एडाप्ट मतलब अनुकूलन कर लिया गया है अनुच्छेद 372 के तहत, और ये लिख दिया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा कि जब तक कि संविधान सभा द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उन कानूनों को निरसित, रिपील या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वे पुराने कानून भारत में बने रहेंगे, इन फोर्स रहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि सीपीसी को वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कौन सा आर्टिकल? 372। अगला ये, अब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को रिपील करने का अधिकार आपका पहला हमारी संविधान सभा को प्राप्त था। यानी कि संविधान सभा यह शक्ति रखती थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यह पावर रखती थी कि वह किसी भी कानून को रिपील कर दे, निरसित कर दे। तो क्या संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी कानून को रिपील किया कि नहीं? तो संविधान के अंतिम अनुच्छेद पर गौर करना है, यानी कि तुरंत यहाँ से कौन सा अनुच्छेद जोड़ेंगे? 395। पिछली बार आपका बिहार जे में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई, फिर एक बार बताया जाए आपको।
ये ला हैं, एक दिन में आप चाहें कि तैयार कर लें, संभव नहीं है, कुछ समय लगता है। भाई ये नहीं कि एक दिन, लगातार पढ़ते रहिए और आपका ये कानून है। और रोज दो चार बातें नई नई जानते रहिए, ये भी हैं कि रोज दो चार नई बातें एडाप्ट किए रहिए। जब साल डेढ़ साल पढ़ लेंगे, 6 माह, तब जाके एक बातों का भंडार हो जाएगा और तब बउआ कंपटीशन लायक बनेगा। और नहीं तो उसके पहले क्या रहेगा आप लोग जानते ही हैं, आपका या तो लायक, और उसके बाद तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद समझ जाते हैं। अब बताने की आवश्यकता है कि नहीं आपका। और मैं एक और सलाह देता हूँ सबको, भाई कभी घमंड न पालिए कि हम तो पूरा पढ़ लिए हैं, अब सर क्या पढ़ाएंगे। तो तमाम लोग घमंड पाले और घमंड उनका चूर हो गया। बिहार एपीओ में भी 8-10 सीनियर लोग थे, उनको घमंड हो गया था कि हम तो पूरा तैयार हैं, इतनी सीट हैं, हम तो बाएं हाथ का खेल हैं। और 2 नंबर 3 नंबर से सबका रुक गया एक लाइन से। जो लोग लगातार इंटरव्यू जे में इत्यादि में दिए थे, उन झारखंड में इंटरव्यू दिए थे, उनका भी रुक गया। तब जाके शरणागत हुए और तब जाके कहे कि हम भी पढ़ेंगे सर। तो हम कुछ बोलते नहीं भाई, क्या बोलना है, लेकिन समझाया यही जाता है कि लाख आप पढ़े हों, यहाँ आए हैं तो दो चार बातें एक्स्ट्रा जरूर मिलेगी। तमाम लोग डिग्री कॉलेज में ही पढ़ाते हैं जाकर, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन और बैठ कर पढ़ते हैं, फिर जाते हैं पढ़ाने। तमाम लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता कौन पढ़ा रहे हैं, भाई सबकी प्राइवेसी है। लेकिन तमाम लोग जाकर डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं एलएलबी वालों को, फिर भी यहाँ बैठ रहे हैं। इसीलिए बैठ रहे हैं कि सर दो चार बातें ऐसा बताएंगे जो अन्य लोगों से क्या रहेगी, अलग। अगर नहीं सर बताते तो कौन आता। भाई आपका सर का चेहरा देखने, शरीर देखने तो आए नहीं है। सर की मुख से निकली हुई बातों को कंठस्थ करिए। ये कॉपी किताब और जो बसता है मोबाइल, ये काम नहीं करेगा। और जाकर पूछ लीजिए यूपी एपीओ में भी, सर की बातें ही तमाम लोग फोन कर रहे हैं। एकदम आपका भूत जैसे दिमाग में क्या करते थे, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो आपका धारा 97 97 97 हैबियस कार्पस, धारा पुलिस एक्ट की धारा 30 का क्लाज 4, संगीत और बाजा, तमाम चीज़ें। इसके बाद 17 में विशेष 17 18 19 विशेष पुलिस अधिकारी। तो तमाम बातें, फरार फरार खूब बताया गया था, फरार आ ही गया। भाई फरार भी बताए थे। अब वो अलग बात है कि अब थोड़ा अध्याय भी रटना पड़ेगा, किस धारा से किस धारा। इसीलिए मैं अब लगातार थोड़ी बहुत जो एक दो बातें छूट जाती थी, ये सारे में मैं वो भी लिखवा रहा हूँ। तो फिर एक बार बैक होइए। अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा ने ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को निरसित किया, लेकिन एक को निरसित नहीं किया। और जिसको निरसित नहीं किया वहीं बिहार में पूछ लिया था। तो दो कानून जो संविधान सभा ने निरसित कर दिया, वह भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दो कानूनों को हमारी संविधान सभा ने समाप्त कर दिया। समाप्त का मतलब कि ये भारत में लागू नहीं रहेंगी, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से इन कानूनों को आज भी क्या करना है, पढ़ना है। बिहार में तो पूरा भारत शासन अधिनियम पूरा पढ़ना है। ये पढ़ना है बिहार में आपका जेम, ये नहीं कि जीएस में क्वेश्चन आता है, लेकिन भारत में अब लागू नहीं है। लेकिन एक कानून को निरसित नहीं किया। वह जो कानून था प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट, यानी कि हिंदी में प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम। उत्सादन मतलब समापन, भाई उत्सादन ना है तो क्या मारेंगे। प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम
1949। ये कानून इंग्लैंड की संसद ने पास किया था और ये कानून भारत की संविधान सभा ने रिपील नहीं किया। इस कानून द्वारा इंग्लैंड की संसद ने जो प्रीवी काउंसिल की भारत पर अधिकारिता थी उसे समाप्त कर दिया था, लेकिन भारत की संसद ने इस कानून को रिपील नहीं किया। अतः बिहार का क्वेश्चन ये आया कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय आज भी भारत में बने हुए हैं, भारत में लागू हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, तो अनुच्छेद 395 ही हैं, क्योंकि उनको हमारी संविधान सभा ने रिपील नहीं किया। तो बिहार में इतना अंदर जाकर पूछा गया था कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में वर्तमान समय में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आपका वह 395 बताइएगा। दो तीन प्रीवी काउंसिल का निर्णय देखा जाए, जैसे कन्फेशन की परिभाषा दी गई पाकला नारायण स्वामी के वाद में, अवयस्क द्वारा किया गया करार वार्ड एबिनिसियो होता है, मोहरी बीबी इत्यादि इत्यादि। यानी कि आपका भुवनी साहू का केस है, भुवनी साहू सह अपराधी पर, फिर इस बार डगडू का पूछ लिया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन डगडू का भी केस है और आपका सह अपराधी पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में आज भी मान्यता देने का कॉन्स्टिट्यूशनल आधार अनुच्छेद 395 है और प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को रद्द जो किया जा सकता है वह आपका केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट उलट नहीं सकता। यानी कि मोहरी बीबी के केस में या पाकला नारायण स्वामी के केस में या भुवनी साहू के केस में इत्यादि, अब उतना बताना संभव नहीं है, जो प्रीवी काउंसिल निर्णय दे चुका है वे निर्णय आज भी भारत में लागू हैं। और अगर उन निर्णयों को रद्द करना है तो हाई कोर्ट को पावर नहीं है, केवल हमारा कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय उन निर्णयों के विपरीत निर्णय दे दे तो पुराने निर्णय अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त। जैसे आपने संविधान में पढ़ा, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के वाद में दिए गए निर्णय के विपरीत निर्णय किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, गोलकनाथ। तो दोनों निर्णय अपने आप क्या हो गए, सेट एसाइड, यानी कि उसको अपास्त कहा जाता है, उलट गए। पिछली बार आया भी था। आगे बढ़ा जाए इसमें भाई, यानी कि कुल मिलाकर चूंकि हमारी संविधान सभा ने सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि को निरसित नहीं किया, अतः अनुच्छेद 372 के तहत ये कानून आज भी भारत में क्या है, लागू हैं, बने हुए हैं। दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एक तो संविधान सभा निरसित कर सकती थी, दूसरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सक्षम प्राधिकारी। तो भारत में कौन कौन सक्षम है जो किसी कानून को रिपील कर सके, निरसित कर सके, समाप्त कर सके। तो एक संसद सक्षम है, दूसरा राज्य विधानमंडल है, तीसरा राज्यपाल और चौथा राष्ट्रपति। तो यही आईएएस में पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करके या राज्यपाल ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करके क्या किसी कानून को रिपील, समाप्त या निरसित कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। यानी कि कानून बना सकते हैं तो कानून को बिगाड़ भी सकते हैं, यानी कि अध्यादेश जारी करके कानून बन भी सकता है, तो कानून क्या हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। तो
अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने की क्षमता है। ये कानून बना सकते हैं, कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, कानून में परिवर्धन कर सकते हैं, कानून की कुछ बातें निरसित कर सकते हैं, या अंततोगत्वा पूरे कानून को क्या कर सकते हैं, निरसित। ये किसको किसको पावर है भारत में? केवल दो लोगों को। कौन कौन? एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। तो सीपीसी चूंकि आज तक न किसी ने निरसित किया ही नहीं, न तो संसद ने किया, न राष्ट्रपति ने, न ही आपका हमारी संविधान सभा ने, अतः वर्तमान में इसको भारत में इन्फोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा है? 372। और इसी अनुच्छेद के कारण आज भी यह कानून क्या है भारत में? लागू। और पढ़ भी रहे हैं भाई, लागू है तो। अगला नियम देखिए। अब सीपीसी का इतिहास देखा जाता है। इतिहास ये देखा जाता है कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो एकदम प्राचीन काल से देखिएगा। प्राचीन काल में आपका हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सिविल मामलों में न्याय किया जाता था। मध्यकाल में हिंदू हिंदू बीच से, मुस्लिम मुस्लिम बीच से शासित होने लगा। तत्पश्चात अंग्रेजों का काल आया और अंग्रेजों ने सोचा न तो हिंदू विधि न ही मुस्लिम विधि, नए कानून भारत पर क्या किए जाएं? थोप दिए जाएं। थोपा भी गया और उसी में आपका सीपीसी देखना है। तो अब तक जो सीपीसी बनी है ये क्रम में चौथी सीपीसी है। तो आपका सीपीसी का निर्माण हम देखते हैं, यानी कि सीपीसी का निर्माण कब कब हुआ। ये राजस्थान में एक बार क्वेश्चन बना है और आपका प्री में बन सकता है कहीं। तो अब तक 4 बार सीपीसी का निर्माण हो चुका है। याद रखिए कितनी बार, यानी कि जो चौथी बार अंग्रेजों ने सीपीसी बनाई वह सीपीसी हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बार जो सीपीसी बनी आपका 1859 में, दूसरी बार 1877 में, तीसरी बार 1882 में और चौथी बार 1908 में। तो चौथी सीपीसी हम पढ़ रहे हैं। चौथी, इसका एक्ट नंबर भी जानना है भाई। अधिनियम संख्या आपका 1859 की सीपीसी का अधिनियम संख्या 8 था। 1877 की सीपीसी का एक्ट नंबर आपका 10 था, 10 था। 1882 की सीपीसी का एक्ट नंबर 14 था और 1908 का एक्ट नंबर 5। जो ये प्रथम बार सीपीसी बनी, यहाँ से आपका प्री में बहुत अंदर जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। जो ये प्रथम बार सीपीसी बनाया गया ये सेकंड लॉ कमीशन की सिफारिश पर बना, यानी कि द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर ये प्रथम बार सीपीसी का निर्माण भारत में किया गया। तो लॉ कमीशन अब 3 कम से कम याद रखिए। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी बनी, द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर प्रथम बार सीपीसी बनी, चौथी नहीं। फिर हम बता दें कौन सा प्रथम बार। और तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर टीपीए बना था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तीनों विधि आयोग फिर एक बार याद रखें। प्रथम विधि आयोग के सिफारिश पर क्या बनी थी? आईपीसी। द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर क्या बना था? प्रथम बार सीपीसी। किस सन में? 1859। और तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम बना था। तो आइए
अब आइए, ये जो 4 बार सीपीसी बनी है तो क्रम में चौथी है, चौथी सीपीसी भारत में लागू है। तो याद रखिएगा, यानी कि 1908 में जो सीपीसी बनी, वर्तमान में वही सीपीसी भारत में इनफोर्स है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं। अगला देखिए आपका, अब क्वेश्चन जो अगला बन रहा है कि सीपीसी का उल्लेख, यानी कि सिविल मामलों में प्रक्रिया का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची के किस सूची में है। सूची तक तो सही था, अब आजकल एंट्री नंबर, प्रविष्टि संख्या पूछ रहा है तो इसको कल हम बताएंगे। आपका चूंकि संविधान का 7वीं अनुसूची थोड़ा डिटेल में बतानी पड़ेगी, और 7वीं अनुसूची में 4-5 हम कोरिलेट करेंगे, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी। कम से कम इतना एंट्री नंबर एक जगह याद करना है। तो अगला क्लास भाई कल चलेगा, थोड़ी बहुत आपका शुरुआत कम से कम हो गई, इसको लिखवा जाएगा, लेक्चर हो जाए 1-2 दिन, क्योंकि अभी तो वो 10 लाइन का हुआ लिखवाने का, तो 1 पेज का हो जाए तब लिखवा देते हैं 1-2 दिन बाद। तो कल क्लास चलेगा भाई अब आपका सुबह।